हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो अपना पोर्शन है, जो अपने राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने क्या कर रखी है, कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप दोस्तों बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। वो वीडियोस दोस्तों आपको प्लेलिस्ट है हमारी राजस्थान जीके फॉर जेईएन पटवारी आरएस करके, तो उसके अंदर वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अपन उधर अभी क्या पढ़ रहे हैं, अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो अपन ने पार्ट, ये 8th वीडियो है अपना, पार्ट 8th वीडियो है। 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। तो आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, अपन एक एक करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, भारत जो राजस्थान के अंदर वन और जो प्राकृतिक वनस्पति है वो अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसी से रिलेटेड एक छोटा टॉपिक और है, अब उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं वगैरह, कोई भी, चाहे वो राजस्थान का कोई भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई के लिए, सभी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे वीडियोस घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण या फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हेडिंग डालिए वन्य जीव संरक्षण या फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर आप हेडिंग डालिए। अब अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं, कितने हैं, क्या क्या हैं, जो भी वन्य जीव के अभयारण्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, कौन सा है, कहाँ है, क्या क्या है। तो हेडिंग डालिए राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। इसमें सबसे पहला अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो लिखिए राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य में पहला लिखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पे है दोस्तों, ये है अपना जैसलमेर बाड़मेर में अपना है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। अगर मैं इसके विशेषताओं की बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और कितने ही इसका क्षेत्रफल है, वो है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जैसलमेर में ये 1900 किलोमीटर स्क्वायर और बाड़मेर में है 1262 किलोमीटर स्क्वायर। तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कितना है इसका क्षेत्रफल, 3162 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर में इसका फैलाव कितना है, विस्तार, जैसलमेर में है इसका 1900 किलोमीटर स्क्वायर और बाड़मेर में जो बचा, तो बचा कितना अपना 1262 किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं यहां पे जो गोडावण है, जो गोडावण की इस मरुस्थल को क्या बोली जाती है, आश्रय स्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। फेमस किसके लिए, गोडावण की जो आश्रय स्थली है उसके रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लिखिए यह गोडावण की आश्रय स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात हुई, लिख लीजिए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित एक गांव है, उसका नाम है आकल गांव। क्या नाम है, आकल गांव से अपन को, आकल गांव में क्या है, जीवाश्म पार्क है। ठीक है, जीवाश्म पार्क है जो कि जैसलमेर में है। वहां से अपन को जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं, आकल गांव में एक जीवाश्म पार्क है जैसलमेर में, वहां से अपन को जुरेसिक काल। अब बात आती है जुरेसिक काल क्या होता है, आपने मूवीज देखी होगी डायनासोर की, जो जुरासिक पार्क वगैरह, तो जुरासिक काल का मतलब है वो उसी काल को क्या बोला जाता है, जुरेसिक काल। जो अभी जो उस वक्त के जो भी ये डायनासोर वगैरह थे, ये सब क्या हो गए। अब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो बाड़मेर जैसलमेर है, यहाँ पे एक प्रकार का डेल्टा बना करता था जैसलमेर बाड़मेर में ना, यहाँ पे नदी का बहाव था बहुत सालों उस काल के अंदर। तो वहाँ पे ये सब जुरासिक वनस्पतियों के अपन को क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। तो लिखिए इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित आकल गांव जीवाश्म पार्क कहाँ है, आकल गांव जैसलमेर में। क्या मिले हैं, जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए गए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है काफी, कि जो अपन को जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहां से मिले, राष्ट्रीय मरु उद्यान से मिले। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कहां से मिले, आकल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर से अपन को ये मिले हैं। तो लिख लीजिए इसको फटाफट। सबके अपन एक एक करके विशेषता पढ़ते जाएंगे। तो ये अपना हो गया राष्ट्रीय मरु उद्यान। स्टूडेंट्स, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। मेरी राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत आराम से इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, काम चल जाता है। ठीक है, तो आप राइटिंग पे ना फोकस करके कंटेंट पे फोकस करेंगे ना, तो बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं तो कमी तो आपको हर जगह मिल जाएगी, कि हर जगह कमी अपन ढूंढना चाहें तो कमी मिलती ही रहेगी अपन को। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट डालिए, सेकंड नंबर है। अब पढ़ेंगे अपन माउंट आबू अभ्यारण्य के बारे में। माउंट आबू कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अपना ये पड़ता है सिरोही में। ठीक है, अगर आप कभी माउंट आबू गए हो, तो मैंने तो देखा है ऐसे पर्सनली। तो माउंट आबू जो अभ्यारण्य है,
ये प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए। कुछ कुछ विशेषताएं किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखिए जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात आती है इस अभयारण्य में विशेष प्रकार की एक घास है, उस घास का नाम है डिकेलप्टेरा। क्या नाम है? अब लिखवा दूंगा मैं, डिकेलप्टेरा आबू एंसिस। क्या नाम है? डिकेलप्टेरा आबू एंसिस पाई जाती, एक प्रकार की विशेष प्रकार की घास है। ठीक है, ये बात हुई। फिर मैं बात करूं जून 2009 में माउंट आबू अभयारण्य को राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अब बात आती है ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? कोई भी ऐसा जोन जहां पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और वो खतरे में है, मतलब वहाँ पे उसका हनन हो रहा है, तो क्या किया जाता है? उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है। और फिर ऐसा करने से क्या होता है? वहाँ पे पशुचारण वगैरह, लकड़ी काटना, ये सख्त मना हो जाता है, क्योंकि वो किसके अंदर आ गया? इको सेंसिटिव जोन में आ गया। तो लिखिए, पहले वाला पॉइंट लिख लीजिए, इस अभयारण्य में विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है, फिर लिखिए जून 2009 में अभयारण्य को राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन, हिंदी में भी लिख लीजिए, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, ये बात हुई। अब एक है कि जो माउंट आबू अभयारण्य में एक रोपवे लगाया गया, लेकिन उसको क्या कर दिया कि उस पर थोड़ा बैन लगा दिया गया। रोपवे लगाने का प्रोसीजर था, लेकिन उस पर थोड़ा भी उस पर ये था कि उस रोपवे लगाने की वजह से क्या होगा कि जो वहाँ पे जो इस अभयारण्य में जीव जंतु वगैरह रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, वो क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। अब अपन जो भी रोपवे लगाते हैं, अपन किस लिए लगाते हैं भाई? कि एन्जॉयमेंट के पर्पज़ के लिए, टूरिज्म के पर्पज़ के लिए। टूरिज्म वहाँ तक सही है जहाँ तक कोई भी जानवर इफेक्ट ना हो। तो अभी ये क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया के अंडर है। अभी देखो क्या फैसला आता है, तो लिख लीजिए माउंट आबू रोपवे न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ठीक है, ये बात हुई। ये हो गया अपना माउंट आबू अभयारण्य। अब तीसरा लिखिए
सीता माता अभयारण्य। ये कहाँ पे है सीता माता अभयारण्य? प्रतापगढ़ में है ये आपका सीता माता अभयारण्य। ठीक है, अब बात आती है इसके विशेषताओं की। इस अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में एक मंदिर है जिसका नाम है सीता माता मंदिर, तथा 2 जल स्रोत हैं, उनका नाम क्या है? लव तथा कुश। जो सीता के बेटे थे सीता माता के, उनका नाम क्या है? लव और कुश। तो 2 जल स्रोत हैं, लव तथा कुश। तो लिखिए इस अभयारण्य में सीता माता मंदिर तथा 2 जल स्रोत लव तथा कुश स्थित हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक प्रकार की गिलहरी पाई जाती है, उड़न गिलहरी, तथा सागवान, सागवान का जो पेड़ है उसके लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभयारण्य। तो लिखिए यही विशेषता है, इससे प्रश्न आते हैं आपके। और क्या है प्रश्न? जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो यहीं से ही आएगा। उड़न गिलहरी सागवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात हुई। फिर जो अपना चीतल होता है, चीतल जो अपना जानवर होता है, आप इसकी इमेज देखना चाहो तो आपको नेट पे मिल जाएगी चीतल की। चीतल की जो, इसे क्या कहा जाता है? मातृभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृभूमि कहा जाता है। और एक विशेषता इसकी और है, वो ये है कि हिमालय के बाद, जो अपना हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके बाद सर्वाधिक औषधियों वाला जो अभयारण्य है वो किसे माना जाता है? सीता माता अभयारण्य। तो इतना इंपॉर्टेंट है अपना सीता माता अभयारण्य। तो लिखिए इसमें इसे चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। फिर लिखिए हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियों वाला अभयारण्य है। ठीक है, यह बात हुई किसकी? सीता माता अभयारण्य की। तो लिख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, वो है अपना है मुकुंदरा हिल्स। और आप सबको पता है मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है। वैसे अपन को पता होगा कि कोटा में ये काफ़ी ज़्यादा फैलाव है इसका, लेकिन अगर मैं इसके फैलाव की पूरी की बात करूँ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, इन 4 राज्यों में, 4 जिलों में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है इसका फैलाव विस्तार? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और कहाँ है? बूंदी में। ठीक है,
अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। अब इसकी सबसे पहली विशेषता यह है, यह राजस्थान का तीसरा तथा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? नेशनल पार्क है ये, है ना, ये नेशनल पार्क है। तो लिखिए, और कब बना ये नेशनल पार्क? जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वो अपना मुकुंदरा हिल्स ही है राजस्थान का, और इसका जो नेशनलाइजेशन, जो इसका राष्ट्रीय उद्यान किसको जो मिली, वो इसको मिला नेशनल पार्क की 9 जनवरी 2012 को। तो लिखिए, राजस्थान में कितने हैं? 3 हैं। अभी पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। यह राजस्थान का तीसरा तथा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क उद्यान है, और कब हुआ? 9 जनवरी 2012 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। ठीक है, ये बात हुई। फिर मैं बात करूं इसकी राजस्थान की जो तीसरी तथा नवीनतम बाघ परियोजना है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी नेशनल पार्क होते हैं बहुत सारे, इनमें क्या किया जाता है, अलग अलग परियोजनाएं चालू की जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं मुकुंदरा हिल्स के अंदर बाघ परियोजना चालू की गई, कब की चालू की गई? 10 अप्रैल 2013 को, है ना। तो ये राजस्थान की तीसरी और तथा सबसे लेटेस्ट नवीनतम बाघ परियोजना भी इसी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। तो लिखिए, राजस्थान की तीसरी तथा नवीनतम बाघ परियोजना है। यहाँ पे कब हुई? 10 अप्रैल 2013 को। तो लिख लीजिए, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अब अपना लिखिए, 5वां है अपना चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य, अपना चंबल अभयारण्य है कोटा में। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं लिखिए। यह राजस्थान का सर्वाधिक जिलों में विस्तृत अभयारण्य है। ठीक है, ये कोटा नहीं, अभी मैं लिखाऊंगा। चंबल अभयारण्य राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में अभयारण्य है। ठीक है, ये बात हुई। सबसे ज्यादा जो जिलों में फैलाव है वो किसका है? चंबल अभयारण्य का है। अगर मैं बात करूं राज्यों में, तो जो चंबल अभयारण्य 3 राज्यों में लाई करता है। 3 राज्यों में इसका फैलाव है। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। तो लिखिए, चंबल अभयारण्य 3 राज्यों, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 3 राज्यों में कौन सा अभयारण्य फैला हुआ है? तो कौन सा फैला हुआ है? चंबल अभयारण्य अपना फैला है। ये बात हुई दूसरी। अब तीसरी बात आती है यहां पे। अब क्या है, यहां पे ये घड़ियाल तथा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जो घड़ियाल है और मगरमच्छ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि अभी आपको देखते होंगे कि बजरी पे जो रोक लगा रखी है, चंबल की जो बजरी है उस पे
रोक लगा रखी है। क्यों रोक लगा रखी है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो घड़ियाल और मगरमच्छ है, इसकी प्रजननी जो केंद्र है वो यहीं पे रहता है। ये जो प्रजनन करते हैं वो इसी बजरी वगैरह में करते हैं, नदियों के तट पे करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी खनन होता है बजरी का, तो वहाँ पे जो ये अपने घड़ियाल और मगरमच्छ है, इनके जो अंडे वगैरह होते हैं वो फूट जाते हैं। तो उससे क्या होता है, टोटल ओवरऑल लॉस होता है। इसलिए ये इसकी काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो लिखिए घड़ियाल तथा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, जलीय जैव विविधता, जो वाटर की जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है डिफरेंट, उसके लिए फेमस है। जलीय जैव के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? और यह राष्ट्रीय जलीय जैव अभयारण्य भी है। जलीय जीव अभयारण्य नेशनल है ना, जो वाटर के जो पार्क होते हैं उसकी कैटेगरी में आता है अपना चंबल अभयारण्य। तो लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। आप समझ में आई? सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है। चंबल अभयारण्य 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैला है। घड़ियाल तथा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, जलीय जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है, और राष्ट्रीय जलीय जीव अभयारण्य है। ये बात हुई अपने चंबल अभयारण्य की। फिर बात करते हैं जवाहर सागर जवाहर सागर अभयारण्य की। ठीक है, अब जवाहर सागर अभयारण्य क्या क्या फेमस है? यह घड़ियाल तथा मगरमच्छ के लिए तो कौन सा अपना प्रसिद्ध है? चंबल अभयारण्य। लेकिन अगर मैं बात कहूँ प्रजनन स्थली, तो प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है जवाहर सागर अभयारण्य। तो लिखिए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको लगेगा कि शायद चंबल होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? जवाहर सागर अभयारण्य। तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ये हुई। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, जलीय जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जलीय जैव, क्योंकि यहां भी जलीय जैव है। ये बात हो गई कि जिस जिस अभयारण्य का जो जो फेमस है वो पॉइंट्स अपन लिखते जाएंगे। आगे चलते हैं। अब अपना है, एक है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? 12 में है अपना शेरगढ़ अभयारण्य। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक नदी है, परवन नदी। परवन नदी के किनारे स्थित है ये, है ना। कहाँ पे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। और एक किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों के लिए प्रसिद्ध है। तो लिख लीजिए फटाफट, एक ही पॉइंट है। परवन नदी के किनारे स्थित है तथा सांपों के लिए अभयारण्य। कौन सा है? शेरगढ़ अभयारण्य। बस यही बात है अपनी शेरगढ़ अभयारण्य की।
अगला है अपना रणथंबोर अभयारण्य। रणथंबोर अभयारण्य, इसका एक नाम और इसको बोला जाता है सवाई मानसिंह अभयारण्य। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रणथंबोर अभयारण्य को ही क्या बोला जाता है, सवाई मानसिंह अभयारण्य बोला जाता है। अब रणथंबोर अभयारण्य कहाँ पे आपको पता भी होगा, सवाई माधोपुर में है अपना रणथंबोर अभयारण्य, काफ़ी फेमस अभयारण्य है अपना। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। राजस्थान की जो पहली बाघ परियोजना चलाई गई 1973 में, कब चलाई गई, 1973 में चलाई गई। कहाँ से चलाई गई, वो चलाई गई रणथंबोर अभयारण्य से। और जो राजस्थान का पहला नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था, वो भी कौन सा था, रणथंबोर अभयारण्य ही था, जो कब हुआ, 1 नवंबर 1980 में अपना ये क्या बना, नेशनल पार्क। तो लिखिए राजस्थान की पहली बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई तथा पहला क्या था, ये राष्ट्रीय उद्यान था, पहला राष्ट्रीय उद्यान था। कब बना, 1 नवंबर 1980 में ये अपना बना राष्ट्रीय उद्यान। ये बात हुई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी दूसरी विशेषता की। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है। किसकी बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा पढ़ाया था मैंने भी आपको, वो बताया था, क्या बताया था बताइए, और वो बताया था मैंने आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। ये बात हुई, तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये बात हुई, ठीक है। अब अगली विशेषता है इसकी, इसमें सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं ना, बाघ पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ मिलेंगे आपको, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, बाघों का घर भी इसको संज्ञा दी गई, और क्या कहा जाता है, बाघों का घर, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और यहाँ पे एक मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस, वो भी यहीं पे स्थित है इसी अभयारण्य में। तो लिखिए इसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, इसी कारण इसे बाघों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाघों का घर। ये बात हुई। फिर लिख लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। लास्ट पॉइंट क्या था, लिख लीजिए वो भी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर वाला। इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का
मंदिर स्थित है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट लिखिए, ये कंप्लीट हो गया अपना रणथंभौर अभ्यारण्य। अब लिखिए केवला घना पक्षी विहार। केवला घना पक्षी विहार, ठीक है, भरतपुर में है अपना भरतपुर, ठीक है, केवला। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें केवला देव का नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर, जिसका नाम है केवला देव शिव मंदिर स्थित है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखिए इसमें केवला देव शिव मंदिर स्थित है। यह बात हुई। अब मैं बात करूं राजस्थान का, दूसरी विशेषता इसकी, यह राजस्थान का दूसरा तथा छोटा, सबसे छोटे कैटेगरी में बात करूं तो वो आता है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे राजस्थान का दूसरे नंबर का ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है। तो लिखिए यह राजस्थान का दूसरा तथा सबसे छोटा उद्यान है। कब इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? 27 अगस्त 1981 को, 81 को, ठीक है। तो तीनों मैंने बता दिए आपको राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता, अगली विशेषता के बारे में। जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्राकृतिक विश्व धरोहर की शामिल में सूची होने वाला ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है केवला घना पक्षी विहार। और कब किया था? 1985 में किया था। तो लिखिए यह यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र धरोहर है। किसमें? प्राकृतिक विश्व धरोहर की कैटेगरी में, है ना। और तो अभी अपना परकोटा जुड़ गया है ना, वो अलग कैटेगरी होती है इनकी, आर्ट एंड कल्चर की, हेरिटेज की, इस तरीके से, ठीक है। 1985 में ये बात हो गई यूनेस्को से रिलेटेड। फिर बात आई 1983 में इसे रमसार साइट में भी शामिल कर लिया गया। अब बात है रमसार साइट क्या होता है? रमसार जो अपनी साइट है उसका मतलब होता है, रमसार कन्वेंशन हुआ था, वो कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड से रिलेटेड। वेटलैंड क्या होता है कि सपोज यह कोई वाटर बॉडी है और ये लैंड है ना, ये इधर लैंड है, तो जब ये मिक्स करेंगे तो एक ऐसा एरिया आएगा जहां पे लैंड और वाटर का मिक्सचर टाइप हो जाएगा। अब इस लैंड और वाटर के मिक्सचर होने से क्या होगा? दलदली क्षेत्र बन जाएगा, और यहीं पे जो जीव जंतु हैं, जो जलीय जैव वाले जो जानवर है, वो यहीं इस वेटलैंड, तो इसे क्या कहते हैं? वेटलैंड। तो रमसार साइट क्या था? एक कन्वेंशन था वेटलैंड से रिलेटेड था कि इनको कैसे कंजर्व किया जाए। तो लिखिए सन 1983 में इसे रमसार साइट में शामिल किया गया। यह बात होगी रमसार साइट की। अब यहां पे इसे पक्षियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं और उनमें से एक आपका फेमस पक्षी है साइबेरियन सारस। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के। तो लिखिए
इसे पक्षियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। अब कौन सा फेमस पक्षी यहां आता है? साइबेरियन सारस साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा? अपना केवला घना पक्षी विहार। ये बात हुई। फिर इसमें एक पॉइंट है पाइथन पॉइंट। पाइथन पॉइंट में क्या होता है? यहाँ पे एक पॉइंट का नाम बना रखा है अलग अलग। जैसे आप कोई भी नेशनल पार्क में जाते हो, कोई भी अभयारण्य में जाते हो, अलग अलग पॉइंट्स बना के रखते हैं ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना रखा है पाइथन पॉइंट। और पाइथन पॉइंट में क्या पाए जाते हैं? अजगर पाए जाते हैं। तो लिखिए इसमें पाइथन पॉइंट स्थित है जहां अजगर पाया जाता है। क्या बात होगी इसकी? अजगर की। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लिख लीजिए पहले आप। नेक्स्ट है अपना सरिस्का अभयारण्य, और सरिस्का अभयारण्य है अपना अलवर में। तो नेक्स्ट डालिए सरिस्का अभयारण्य। ठीक है, इसमें लिखिए यह राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। और कब चालू की गई? दूसरी है ना, पहली अभी बताई थी रणथंभौर में और दूसरी सरिस्का में है ना। सरिस्का काफ़ी फेमस है अपने इसके लिए, सरिस्का बाघ परियोजना 1979 में। तो लिखिए यह राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। कब आई? 1979 में ये बात हुई। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखिए हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ पे एक मंदिर है भ्रतहरी की छतरी या फिर भ्रतहरी का मंदिर, तो वो इसी अभयारण्य में स्थित है। तो लिखिए भ्रतहरी की छतरी या फिर मंदिर अभयारण्य में स्थित है। फिर आज का अपना लास्ट है, एक तो है अपना सरिस्का अभयारण्य। फिर इसको क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो एक का नाम तो रख दिया सरिस्का अभयारण्य, और जो दूसरे का जो नाम रखा वो क्या रखा? सरिस्का ए। तो लिखिए सरिस्का ए, और सरिस्का ए भी कहाँ होगा? अलवर में होगा। अब यहाँ पे इसका क्या है, इसकी विशेषता? इसकी कोई विशेषता नहीं है, बस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा
वन्यजीव अभयारण्य। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा होगा, सरिस्का ए होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और कोई भी डाउट लगता है और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।